हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ रिफ्रैक्शन। ये आप छोटी क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं जिस बेस पे बता रहा हूँ 12th एग्रीकल्चर साइंस से के बेस पे बता रहा हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अर्थात अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। आपको पहले वीडियो में पता होगा कि देखे होंगे तो ये जानते होंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एक मेन प्रॉपर्टीज है ना। तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो लाइट रेज है, प्रकाश किरणें हैं, वो जब किसी एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है ना। अब एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने का मतलब होता है कि दोनों जगहों पर एक से दूसरे में जब जा रही है तब प्रकाश की किरणों का फैलाव एक ही प्रकार का होगा, मतलब उसमें अपवर्तन एक ही प्रकार का होगा, बदलाव नहीं होगा। ठीक है ना। मतलब हमको ये पता है कि जब समांगी माध्यम में कोई प्रकाश किरणें पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, समांगी व पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, तो प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चली जाती है। ये आपने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन मैंने जो बताया था उसमें समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। लेकिन जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और दूसरे माध्यम में किसी अन्य दिशा में एक सीधी रेखा में चलने लगती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात डेफिनेशन में अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन मिलता है। प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये नोट कर लेता हूँ मैं आपके लिए। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, अच्छे से तैयार कर लेंगे। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है। अब इसको हम एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट आता है साइंस में, फिजिक्स के माध्यम से। आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट भी पढ़े होंगे, तो एक्सपेरिमेंट में फिर से आपको बता देता हूँ। ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट के लिए एक कांच का आयताकार गुटका लेंगे। क्या लेंगे, एक कांच का आयताकार गुटका लेंगे। ये कांच का आयताकार गुटका हो गया। ठीक है, कांच का आयताकार गुटका। क्लियर है। अब इस कांच के आयताकार गुटके को हम एक बोर्ड पे रख देंगे, जिसको ड्राइंग बोर्ड कहते हैं, आपको पता होगा। पहले कागज़ बिछा, सीट बिछाएंगे, सीट के ऊपर में सीट को पिनअप करके एक आयताकार कांच का गुटका लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके आयताकार कांच के गुटका के लिए मार्किंग कर लेते हैं ABCD। ये कांच का आयताकार गुटका हो गया ABCD। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम इसको हटाकर किसी भी एक एंगल का यहाँ पर किरण खींचेंगे। मान लो ये 30 डिग्री हमने खींचा, ऐसा खींचा 30 डिग्री का एंगल। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक अभिलंब खींचेंगे ऐसा। ये इतना पहले करते हैं हम लोग। इतना करने के बाद में क्या करते हैं, आयताकार गुटका को फिर से रख देते हैं। ठीक है। किसको रख देते हैं, आयताकार गुटका को रख देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, हम देखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, यहाँ पर क्या था, एरियल मतलब वायु था, विरल माध्यम, यह हो गया ग्लास। जब कोई प्रकाश किरण विरल या सरल माध्यम से सघन या कठिन मतलब गांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस किरण को निकलना चाहिए था दरअसल ऐसे, बिल्कुल सीधे सीधे। ये ऐसा निकलना चाहिए किरण को। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं निकल के क्या हो जाती है, ये थोड़ी सी झुक जाती है, ये हल्की सी ऐसे झुक जाती है। समझ में आ गया। मतलब प्रकाश किरण जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करी वो अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है। अभिलंब का हम नाम दे देते हैं, अभिलंब का नाम दे दीजिए N डैश दे दीजिए आप। ये जो आप आने वाली किरण है इसको हम ऐसा नाम देते हैं P, और इधर हो जाएगा Q, और यहाँ पर टकराई हो गया R। ठीक है। और इधर निर्गत किरण जो बनेगी वो उसको बोलेंगे S। ठीक है। तो विचलित हो गई। अब विचलित हो गई तो क्या होगा, अब प्रकाश किरण
अभिलंब की ओर तो झुकी, झुकने के बाद क्या होता है, कांच से जब फिर से एयर में आती है, फिर से इधर एयर है, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है, कठिन माध्यम से सरल माध्यम में आती है, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। यहाँ पर हमने एक अभिलंब खींचा, ये हो गया अभिलंब सीधा 90 डिग्री का, ठीक है। तो प्रकाश किरण को कहाँ जाना चाहिए, यहाँ से कांच से निकल के ऐसे सीधा सीधा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा सीधा सीधा ना जाके क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये हल्का लगभग इस किरण के समानांतर हो जाएगी, ठीक है। अर्थात ये हो गई पी क्यू आवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये निर्गत किरण हो गई आर एस निर्गत किरण, ठीक है। आप इसे समझ गए होंगे कि जब सरल माध्यम से सघन माध्यम में जब कोई कांच प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो पहले अभिलंब की ओर झुकती है, बाद में फिर से सघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण के मार्ग का विचलन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यह देखिए, जो आपतित किरण आई, अर्थात आप पी क्यू क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। पी क्यू क्या हो गया, इसमें पी क्यू बराबर आपतित किरण, पी क्यू बराबर आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण को आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक कोण बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में। इस कोण को आने वाली किरण है तो ये पर यहाँ पर बना आई, ठीक है। निकलने वाली किरण है इधर बना आर, ठीक है। और निकलने वाली जो किरण है वो हो गया क्यू आर। क्यू आर इक्वल टू कौन सी किरण होगी, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण होगी, ठीक है। ये अपवर्तित किरण क्यू आर, ये हो गई आपतित किरण, और ये हो गई अपवर्तित किरण अंदर जो निकल रही है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। पहले माध्यम में जो आई वो आपतित किरण होगी, दूसरे माध्यम में जो चली वो अपवर्तित किरण हो गया, ठीक है। उसके बाद में इधर आ गया ये और ये कोण, ये और ये कोण बराबर होगा तो आर आर हो गया, ठीक है। ये निकल रही है तो आई के बराबर, तो इसको भी आई कह सकते हैं, इसके सिमिलर होगा। ये भी बना हुआ एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम नाम दे देते हैं इस अभिलंब को, एम एम डैश दे देते हैं इसको, तो ज़्यादा आसानी होगी। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण के बराबर होनी चाहिए, बराबर होगी। क्लियर है, ठीक है। तो क्यू आर इक्वल टू अपवर्तित किरण, इसको हम प्रदर्शित करते हैं आर से प्रदर्शित करते हैं। हम कोण लिख सकते हैं यहाँ पर, कोण कौन सा कोण बना यहाँ पर, पी क्यू एन, कोण पी क्यू एन इक्वल टू आई, आपतन कोण, इसको क्या बोलेंगे हम लोग अब, आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। आपतित किरण है ना, ये कोण था, पी क्यू एन बराबर आई आपतन कोण, और कोण, अब अपवर्तन कोण हमको चाहिए। अपवर्तन कोण कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, ध्यान से देखिए, आर क्यू एन डैश दिख रहा है, आर क्यू एन डैश, आर क्यू एन डैश, ये देखो आर क्यू एन डैश, यहाँ पर बन रहा है अपवर्तन कोण। क्या बन रहा है, अपवर्तन कोण बन रहा है, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता है, ठीक है। ये यही किरण जब फिर से दूसरे माध्यम में निकल रही है, मतलब एक माध्यम से प्रवेश करके दूसरे माध्यम में निकल रही है, तो दोनों के तल जो होते हैं परस्पर समानांतर हो, तो किरण पहले माध्यम में आपतित किरण के समानांतर निकल जाती है, पहले माध्यम के समानांतर आपतित किरण निकल जाती है, इसे निर्गत किरण कहते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पर आर एस क्या है, निर्गत किरण। कौन सी किरण है ये, निर्गत किरण है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस बेस पे अपवर्तन के नियम भी बनते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अपवर्तन के नियम भी देख लीजिए, ठीक है। अपवर्तन के दो नियम हैं, फर्स्ट आपतित किरण, मैं ऐसा लिख देता हूँ, अपवर्तित किरण, ठीक है, और अभिलंब एन एन डैश एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं या तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्लियर है, अब देख सकते हैं आप पी क्यू एन एन डैश एंड देन क्यू आर, तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर, सबसे अच्छी बात, ठीक है। दूसरा लॉ इसके लिए बनता है, किसी भी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जा साइन आई, ठीक है ना, आपतन कोण की जा साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जा, ये अपवर्तन कोण की जा साइन आर,
साइन आर का अनुपात एक नीतांक होता है, का अनुपात एक नीतांक होता है, इसीलिए और इसको हम एक नीतांक होता है, इसको हम स्नेल का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? लॉ ऑफ स्नेल, स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं, स्नेल। ठीक है, स्नेल के नियम के नाम से इसको जानते हैं, आप समझ गए होंगे। अब इसमें एक डेफिनेशन भी बन जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है। ठीक है, ये जो नीतांक होता है इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। समझ लीजिए इसको अच्छे से। ये जो नीतांक होता है साइन आई अपन साइन आर, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और अपवर्तनांक को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, इसको बोलते हैं म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि पहले माध्यम हमारे लिए वायु था, पहला माध्यम क्या था? वायु था ना। दूसरा माध्यम क्या था? कांच था। एयर से ग्लास में प्रवेश की थी प्रकाश किरण, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए म्यू जी इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, ये होता है। ए म्यू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक एक नीतांक होता है। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। ये हो गया रिफ्लेक्शन, अपवर्तनांक, अपवर्तन, अपवर्तनांक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने रिफ्लेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम प्रिज्मा पे। ठीक है, ये प्रिज्मा आपने देखे होंगे, आप सुने भी होंगे प्रिज्मा के बारे में कि प्रिज्मा होता क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ प्रिज्मा क्या होता है। प्रिज्मा कांच का बना हुआ एक ऐसा, सामान्य कांच का बना हुआ एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ होता है प्रिज्मा, जो तीन आयताकार फलक देखना, प्रिज्मा तीन आयताकार फलक और दो त्रिभुजाकार फलक से घिरा होता है। अब देखो गिनती कर देता हूँ मैं आपके लिए। ये वाला जो फलक है, सीधा सीधा वाला, ये वाला जो फलक है, ये वाला जो फलक है, ये पूरा पीछे की तरफ, ये हो गया एक। ठीक है, ये वाला जो फलक है ये आयताकार दिखाई दे रहा है, ये हो गया दो। और ये वाला जो फलक है ये हो गया तीन। तो कितना है? तीन आयताकार और त्रिभुजाकार। देखिए ये जो त्रिभुज बना है, ठीक ऐसे त्रिभुज यहाँ पर एक और बनेगा, ये त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज। ठीक है, तो कितने त्रिभुज हो गए? दो। नीचे एक और ये दो, ये एक और ये दो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगुलर। समझ गए होंगे आप? समझ में आया? अब इसमें बात आती है कि प्रिज्मा पारदर्शी माध्यम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कुछ फलक ऐसे बनेंगे जो अपवर्तक फलक के समान काम करेंगे। ठीक है ना। प्रिज्मा के आयताकार फलकों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रिज्मा का जो आयताकार फलक होता है उससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, प्रिज्मा के आयताकार फलक से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो वो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उस हिस्से को रिफ्रैक्टिंग फेसेस कहते हैं। ठीक है, अपवर्तक फलक कहता है। अपवर्तक फलक आयताकार फलक को कहेंगे हम लोग। ठीक है, कौन से फलक को कहेंगे? रिफ्रैक्टिंग फेसेस। जिस फलक से प्रकाश का अपवर्तन हो, रिफ्रैक्टिंग फेसेस। ठीक है, आयताकार होता है ये आयताकार फलक, रिफ्रैक्टिंग फेसेस होता है। ठीक है, आप इसको नॉमिनेट कर सकते हैं आप लोग। प्रिज्मा को हम हमेशा समबाहु त्रिभुज द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम नामकरण कर देते हैं A B C। ठीक है, अब इसको देख के आप समझ लीजिए कैसे रखेंगे हम इसको, कागज़ की शीट पर या किसी आधार पर। तो ऐसा रखते हैं हम लोग A B C, ऐसा रखेंगे। मतलब आपको सामने से अगर इसके बराबर अगर चले जाए आप, तो आपको ऐसा ट्रायंगल दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। उस हिसाब से रखा जाता है इसको।
ठीक है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में रख सकते हैं या रखते हैं हम लोग। ठीक है, ये ए बी सी मुख्य परिच्छेद हो गया, जिसमें ए बी और ए सी अपवर्तक फलक बन रहा है, ए बी और ए सी अपवर्तक फलक बन रहा है, और इस हिस्से में तो गुटका से बोर्ड से चिपका हुआ रहेगा, और बी सी आधार होता है, ए प्रिज्मा का कोण होता है। लिख दूं क्या? ठीक है, ए इक्वल टू एंगल प्रिज्मा का कोण, ए बी इक्वल ए सी इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस, ठीक है, और बी सी इक्वल टू बेस। ये आप समझ गए होंगे। ए प्रिज्मा का कोण है, यहाँ पर एंगल बनेगा, ए प्रिज्मा का कोण है, ए बी और ए सी ये क्या है, दोनों रिफ्रैक्टिव फेसेस है, और बी सी क्या है, आधार है। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूँ प्रिज्मा से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। बहुत सरल ये भी, प्रिज्मा से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो देख लीजिए प्रिज्मा से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। क्योंकि आप शुरू में ऐसा सुने थे कि जो प्रिज्मा होता है वो सामान्य कांच से बना होता है, सामान्य कांच से बना होता है, मतलब जाहिर सी बात है प्रकाश किरणें वहाँ से भी होकर निकलेगी। ठीक है, तो देखिए प्रिज्मा से प्रकाश का अपवर्तन, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिज्मा को सबसे पहले, अच्छा हेडिंग बता देता हूँ आपको, प्रिज्मा से प्रकाश का अपवर्तन ये होता है रिफ्रैक्टिंग ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्मा, प्रिज्मा से प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको एक प्रिज्मा लेना है, प्रिज्मा को कॉपी पर इस स्थिति में रखना है, इस स्थिति में रखना है। ठीक है ना, ये ए बी सी एक प्रिज्मा हो गया, नाम दे देते हैं हम इसको, ए बी सी नाम दे दिए हमने। अब समझ लीजिए कि अब प्रिज्मा कैसे रखे हैं हमने। ठीक है, अब क्या होगा, इस प्रिज्मा के एक फलक, एक पृष्ठ, एक अपवर्तक फलक ए बी पृष्ठ पर मान लो कोई किरण आपतित होती है, ये ऐसे किरण आपतित होती है, आ रही है किरण। ठीक है ना, तो आने वाली किरण को हम लोग कहेंगे यहाँ पर आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। आ रही है, नाम दे देते हैं पी क्यू। क्लियर है। अब प्रिज्मा की इस अपवर्तक फलक ए बी पर टकराने के पश्चात बिंदु क्यू पर आपतित होती है, मतलब पी क्यू किरण है, क्यू पर आपतित होती है ए बी फलक पर। ठीक है, क्योंकि प्रकाश किरण यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, ये एरियल हो गया, एयर। ठीक है, और ये हो गया ग्लास। ठीक है, प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, सरल से सघन में आ रही है। ठीक है, विरल से सघन में प्रवेश कर रही है। तो ए बी के बिंदु क्यू पर अभिलंब, एक अभिलंब बनाते हैं हम यहाँ पर, पहले से ऐसे खींच देते हैं ऐसा अभिलंब 90 एंगल, इसमें आप रख के अभिलंब बना सकते हो इसमें। ठीक है, इस अभिलंब नाम दे देते हैं एन ई हो गया ये, चलो ठीक है। तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी क्योंकि प्रकाश किरण सरल से सघन में प्रवेश कर रही है, तो अभिलंब की ओर झुकू, इसको निकलना चाहिए बिल्कुल ऐसा सीधा सीधा, लेकिन सीधा सीधा ना निकल के क्या हो जाती है, ये इस ओर झुक जाती है, और झुकती कितनी है, इस आधार के समानांतर हो जाती है, ये ऐसे आधार के समानांतर हो जाती है। ठीक है, क्यू आर दिशा में आपतित हो जाती थी, हो गया क्यू और ये हो गया आर, क्यू आर दिशा में अपवर्तित होती है। ठीक है, अब किरण जो क्यू आर है, ये फलक ए सी से कांच से फिर से एयर में प्रवेश कर रही है। पहले एयर से ग्लास में प्रवेश की, अब ग्लास से एयर में प्रवेश कर रही है। तब क्या होगा, मतलब ये हो गया सघन से विरल में। जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर फिर से हम एक अभिलंब बना देंगे, ये अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब का नाम हम दे देते हैं यहाँ पर एम ई, लिख देते हैं इसको एम ई। ये दोनों का ई एक साथ ऐसा नामकरण कर देते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी। ई दोनों अभिलंब एम ई एन ई ऐसा। ठीक है, तो अभिलंब ग्लास से कांच से एयर में जा रही है, वायु में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो जाहिर सी बात है इसको जाना चाहिए तो सीधा, लेकिन सीधा ना जाके क्या होता है, फिर से किस ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्यों? क्योंकि सघन से विरल में जा रही है। अभिलंब इधर है तो अभिलंब की ओर जाना चाहिए, मतलब ऐसे निकलना चाहिए या ऐसा निकलना चाहिए, लेकिन नहीं, वो कैसे जाती है, ये इधर ऐसे निकल जाती है। ठीक है, आर एस दिशा में निर्गत हो जाती है। ठीक है, अब इससे आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है कंटेंट। एंगल पी क्यू एन
पी क्यू एन इक्वल टू आपतन कोण बोलेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई। ठीक है, अब एंगल ई क्यू आर देख लीजिए आप, ई क्यू आर अपवर्तित किरण था ये, अर्थात ये अपवर्तन कोण होगा। ई क्यू आर बराबर कौन सा कोण है ये, अपवर्तन कोण आर है। ठीक है, अब लास्ट फिर आखिर में देखिए ये वाला एम आर एस, ये आर एस निर्गत किरण थी ना, तो एम आर एस यहाँ पर एक कोण बन रहा है। ठीक है, ये जो कोण है ये निर्गत कोण कहलाता है। एम आर एस कौन सा कोण कहलाता है, निर्गत कोण बराबर ई, मतलब ई निर्गत कोण को ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब समझ सकते हैं आप इसको, आपतित किरण पी क्यू को आगे की तरफ मिलाते हैं, समझ रहे, आपतित किरण पी क्यू को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जो बिंदु डी पर मिलती है आपतित किरण और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ये ऐसा, तो जिस बिंदु पर मिलेगी वो बिंदु होगा डी। ठीक है, और दोनों के कटान बिंदु पर एक कोण बनेगा, एक एंगल बनेगा, इस कोण या एंगल को हम लोग कहेंगे डेल। ये जो कोण बना है इसको यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ डी, डेल। ठीक है, तो ये जो डेल है अर्थात एंगल, ये जो डेल बन रहा है, अब यहाँ पर मैं एक नाम दे देता हूँ इस किरण को जो हमने आगे बढ़ाया एल, तो एल डी एस। ठीक है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है एंगल एल डी एस, एल डी एस इक्वल टू हो रहा है डेल, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ये विचलन कोण है हिंदी में, विचलन कोण, विचलन कोण बनता है वहाँ पर आपतित किरण को पीछे आगे की तरफ निकालने पर, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जो कटान बिंदु मिलता है, बिंदु डी पर कटता है। कोई भी बिंदु कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो नाम यहाँ ए बी सी डी में मैंने लिखा हूँ वही दें आप ए टू जेड कुछ भी दे सकते हैं आप। ठीक है, राम रहीम सीता गीता मोहन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेल बराबर विचलन कोण हो गया, समझ में आया। ठीक है, ये जो विचलन कोण का मान है आपतन कोण पर निर्भर करता है, ये जो विचलन कोण का मान है ये आपतन कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, कौन से कोण पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर निर्भर करता है। हमको पता होना चाहिए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए, एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। विचलन कोण की इस न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण को हम प्रदर्शित करते हैं डेल एम से। किसे प्रदर्शित करते हैं, डेल एम से। कब, एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। इस न्यूनतम विचलन कोण के मान को ही डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और न्यूनतम विचलन कोण का जो मान है ये प्रकाश के रंग, प्रिज्म के पदार्थ और प्रिज्म के कोण पर डिपेंड करती है। ये कभी कभी शॉर्ट में पूछ देते हैं पेपर में, न्यूनतम विचलन कोण का मान किस पर निर्भर करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूनतम विचलन कोण का मान किसमें, प्रकाश के रंग, प्रिज्म के पदार्थ और प्रिज्म के कोण पर डिपेंड करती है। समझ में आ गया। अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण का मान प्रिज्म के आधार के समानांतर होता है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये जो प्रिज्म रखी हुई है, इस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण का मान प्रिज्म के आधार के समानांतर होता है। ठीक है, जब प्रिज्म के आधार के समानांतर होता है तथा आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हो गया है, I इक्वल टू ई हो गया है, आपतन कोण विचलन को निर्गत किरण के बराबर, निर्गत कोण के बराबर हो गया, I बराबर ई हो गया है। समझ रहे हो। तो जब I बराबर ई हो गया है तो वायु के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, वायु के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, म्यू हो तब, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू हो तब, म्यू हो तब, म्यू बराबर एक फार्मूला डिस्कवर हो जाता है यहाँ से, साइन इन ब्रैकेट
ए प्लस डी एम डेल एम अपान 2 ये ब्रैकेट एंड देन साइन ए बाई 2। ठीक है, ये होता है प्रिज्म वायु के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ए म्यू जी का। ठीक है, म्यू बराबर क्या हो गया, साइन ए प्लस डेल एम अपान 2। ये एक फार्मूला बन जाता है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक ज्ञात करने का फार्मूला है। यदि प्रिज्म का कोण ए और न्यूनतम विचलन कोण डेल एम ज्ञात हो तो हम म्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इस फार्मूला में हमको अगर प्रिज्म के पदार्थ का मान ए, यदि ए और डेल एम न्यूनतम विचलन कोण का मान पता हो तो क्या निकाल सकते हैं, म्यू निकाल सकते हैं, म्यू को ज्ञात कर सकते हैं, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जब प्रिज्म पतला होता है तो प्रिज्मा कोण जो होता है ए का मान बहुत कम होगा। ठीक है, जब प्रिज्मा पतला हो तब ए का मान भी कम होगा। सीधी सी, जब प्रिज्मा पतला होगा, बहुत पतला होगा तो ए का मान भी कम होगा। ए का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जब ए का मान कम होगा तो जाहिर सी बात है डेल एम विचलन कोण का मान भी, डेल एम भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, जब ऐसा होगा, इस कंडीशन में आएगी तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं, जब प्रिज्मा पतला है तो ए का मान बहुत कम होगा, ए का मान बहुत कम होगा तो डेल एम का मान भी बहुत छोटा होगा, मतलब बहुत कम होगा। हम इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अब दो भाग में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, बांट देते हैं। साइन ए प्लस डेल एम, इस फार्मूला से ही आगे बढ़ रहे हैं ना हम, याद रखना, अपान 2 इन ब्रैकेट। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, चूँकि जा छोटी है साइन को, तो साइन को हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये हो जाएगा ए प्लस डेल एम अपान 2। ठीक है, तथा दूसरा पार्ट्स ये था साइन ए अपान 2, तो ये हो जाएगा साइन ए अपान 2 का हो जाएगा ओनली ए अपान 2। ठीक है, अब साइन हटा दिए, जय को हटा दिए। क्यों हटा दिए, क्योंकि प्रिज्म पतला है, ए का मान कम है, डेल एम का मान भी बहुत कम होगा, इसलिए साइन या जय को हटा दिए हमने। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको इस फार्मूला में रखने पर साइन यहाँ से हट जाएगा। तो एक कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ से ऐसा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा, साइन हटेगा, ए प्लस डेल एम अपान 2 अपान ए अपान 2 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या कैसे कैसे कैंसिल होगा, समझ में आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पहले ही। ठीक है, क्या कटेगा इसमें से, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आपके लिए क्या बचेगा, ये बचेगा ए प्लस डेल एम अपान ए बचेगा। म्यू बराबर क्या निकल गया, ए प्लस डेल एम अपान ए निकल गया। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, म्यू बराबर आया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें म्यू का इसके साथ तिर्यक गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका म्यू के साथ होगा, इसका कुछ नहीं, मतलब ए के साथ में होगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस डेल एम इक्वल टू म्यू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल एम अपान इक्वल टू म्यू ए हो जाएगा। ठीक है, और आपको न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है, तो इसको आप साइड चेंज कर लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए, डेल एम यहीं पर रह जाएगा, बाकी उधर चले जाएगा। ए कॉमन है तो पहले इसको ऐसा लिखते हैं, म्यू ए माइनस ए ऐसा लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो डेल एम बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉमन है तो ए बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये बचेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये जो होता है डेल एम का मान हमेशा प्रिज्म के कोण ए और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक म्यू पर निर्भर करता है। वंस अगेन आई रिपीट, न्यूनतम विचलन कोण डेल एम का मान प्रिज्म का कोण ए और म्यू अर्थात प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, न कि आपतन कोण पर। ठीक है, न कि आपतन कोण पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा पॉइंट समझ में आया होगा। आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिए, वीडियो को बड़ी बारीकी से देख लीजिए, आप बहुत हेल्पफुल होगा आगे जो पढ़ने जाएंगे आप उसके लिए। आगे मैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एंगुलर डिस्पर्शन, ये सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए सबको गुड बाय।